हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और यह सेट हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून के लिए कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन है इति जोड़ आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि का संधि विग्रह है इति जोड़ आदि, तो इसमें यन संधि है। इत्यादि में कौन सा संधि हो गया, तो यन संधि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द में उपसर्ग ज्ञात कीजिए, यानी सन्मुख में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है, यानी किसी शब्द में है उसमें शुरुआत में लगे हुए को उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो सन्मुख में सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम, और जोड़ मुख, सम जोड़ मुख बनता है आपका सन्मुख है, तो इसमें सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो हम पहले ही आपको बताए हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है और प्रत्यय जो होता है उस शब्द के अंत में जोड़कर बनाया जाता है। तो पंडिताई शब्द में आपका आई जो है यह प्रत्यय लगा हुआ है, और इसका मूल शब्द है पंडित। पंडित मूल शब्द है, और इसमें आपका आई लगा करके, आई अंत में प्रत्यय लगा करके बन चुक गया पंडिताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माखन चोर किस समास का उदाहरण है। तो माखन चोर में कौन सा समास है। तो माखन चोर एक तत्पुरुष समास है। माखन चोर में तत्पुरुष समास है, और इसका अगर हम विग्रह करें माखन चोर का तो हो जाएगा माखन को चुराने वाला। क्या हो जाएगा इसका, माखन चोर का विग्रह हो जाएगा माखन को चुराने वाला, इसका सही समास विग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस विकल्प के शब्द क्रमशः तैयार और क्रमबद्ध अर्थ के घोतक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिबद्ध और कटिबंध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका मक्खन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा नवनीत। नवनीत मक्खन का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मक्खन के हम लोग अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो इसका जो अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह है दधि सागर, दधि सार, माखन, ये सभी इसका मक्खन का पर्यायवाची है। और एक और हो जाएगा आपका लौनी, ये सभी मक्खन के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है कोमल का विलोम शब्द क्या होगा। कोमल का विलोम शब्द हो जाएगा कठोर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोमल का विलोम है कठोर। मल का हो जाएगा आपका विलोम विमल, और कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है सही वर्तनी शब्द वाले का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी सही कौन लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही लिखा हुआ परिणीति, क्योंकि र में हर्षई री होता है और त में भी हर्षई ई होता है, तो परिणीति ये सही है। बाकी ये भी गलत लिखा, यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ पे न जो हो गया ये गलत है, और परिणीति ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। हम ऑप्शन को देखते हैं कि हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। साहित्य का आधार जीवन है, यह भी सही वाक्य है। सुनैना आज घर आ रही है, यह भी सही लिखा हुआ है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पानी पीती नहीं बल्कि पीते होगा, यहाँ पे होगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर है, यह अशुद्ध वाक्य है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द को चुने। शब्द क्या है जो अस्त व्यस्त हो। तो अस्त व्यस्त का एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका सार्थक शब्द हो जाएगा विपर्यस्त। विपर्यस्त इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विज्ञापित किसे कहते हैं, तो यह उसे कहते हैं जो सूचित करने की क्रिया को कहा जाता है। विकीर्ण, विकीर्ण किसे कहते हैं, तो विकीर्ण चारों ओर फैले या छितराया हुआ को विकीर्ण कहा जाता है। चलिए 11 नंबर है ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका जो हिंदी समानार्थी शब्द हो जाएगा वह है प्रमाणीकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है, यानी आंख दिखाना का मुहावरा क्या होगा। तो इसका मुहावरा हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हम किसी को आंख तब दिखाते हैं जब उसे हम गुस्सा करते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। जो कोयल शब्द है वह तद्भव शब्द है। कोयल आपका एक
तद्भव शब्द है। देखिए तद्भव किसे कहते हैं, तो ऐसा शब्द जो समय के साथ संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव कहा जाता है। जैसे कि कोयल है, ये किससे विकृत हुआ, तो ये जो है कोकिल से विकृत होने पर कोयल बना है। अब कोकिल जो एक है वो तत्सम समास से तत्सम हो गया और फिर उसके बाद कोयल एक तद्भव बन चुका है शब्द। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि पंडित जो है, तो पंडित का जो मूल शब्द इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा पांडे। पंडित का तद्भव शब्द पांडे है या फिर पंडा होगा। पवन का देख लीजिए, तो पवन का तद्भव शब्द पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। पुष्पराज में कौन सा लिंग है, तो यह पुरुष लिंग है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वप्न दान कारक का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्वप्रदान नहीं बल्कि संपदान होगा। क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन संपदान कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, यह भी संपदान कारक है। माँ ने बच्चों को खिलौना खरीदे, माँ ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदे, यह भी संपदान कारक है। राम के लिए लक्ष्मण बन गए, यह भी संपदान कारक है। और हरि मोहन को मारता, यह संपदान कारक नहीं है बल्कि यह कर्म कारक है। राम मोहन को मारता है, यह किसको मारता है, तो मोहन को, तो यह कर्म कारक है। कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। बाकी संपदान में क्या होता है कि संपदान में किसी के लिए होता है ना, कि किसी के देना या कुछ दिया जाए या कुछ लिया जाए, इसके लिए होता है। जैसे को या के लिए, के वास्ते, के लिए, ये सभी संपदान कारक के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 से आपका 20 क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया गया, उस गद्यांश को आपको पढ़ करके, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो देखिए गद्यांश आपका बहुत बड़ा है, एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसे पढ़ के फिर आपको चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रकृति का छायावादी कविता से गहरा संबंध था। इन कविताओं का मूल स्वर प्रेम, प्रकृति और रहस्यमयता रहा है। यह रहस्यमयता किसी अज्ञात सत्ता के प्रति कुतूहल एवं जिज्ञासा की भावना के रूप में प्रकट हुई है। निराला ने अपने पूर्वोत्तर जीवन में प्रकृति सौंदर्य को दर्शाने वाले अनेक गीत लिखे हैं और उस काल में संध्या, प्रभात, मेघ, चांदनी आदि कुछ ऐसे प्रिय विषय थे जिन पर अनेक कविताएं निराला के यहाँ मिल जाएगी। निराला ने प्रकृति के मोहक रूप के साथ साथ विराट और कठोर रूप का भी चित्रण किया है। पूर्ववर्ती गीतों में निराला का सुझाव शास्त्रीय रागनी और है, तो बाद के गीतों में वे क्रमशः लोक गीतों की भूमिका के निकट पहुँचते हैं। निराला की कविताओं में ग्राम्य प्रवेश के जीते जागते चित्र मिले हैं, जनबोली के प्रति झुकाव मिलेगा और आधुनिक भावबोध मिलेगा। तो यह गद्यांश हो गया। और इसके बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस छायावादी कवि के बारे में लिखा गया है। तो यह जो है निराला के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। छायावादी कविताओं का मूल स्वर प्रेम, प्रकृति, रहस्यमयता रही है और मूल स्वर से क्या अभिप्राय है, तो इसका मूल स्वर से मुख्य विषय से अभिप्राय है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग गद्यांश को 1-2 बार पढ़िएगा तो अच्छे से प्रश्न का हल मिल जाएगा। निराला के आरंभिक गीतों में मुख्यतः किस प्रकार का वर्णन मिलता है, तो इसके आरंभिक गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसके आरंभिक गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी कविताओं की रहस्यमयता किस रूप में प्रकट हुई है, तो इसका देखते हैं हम लोग आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञात सत्ता के प्रति कौतूहल के रूप में प्रकट हुआ है। ये सभी आंसर आपको जस के तस गद्यांश मिल जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, एक आपका गद्यांश दिया जाता है, उसे पढ़ के आपको आंसर देना होता है। तो ये काफी ही आसान होता है, आप इसमें 5 से 5 नंबर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की विराट और कठोर रूप का भी चित्रण है। प्रकृति के इस रूप से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो अभिप्राय है विध्वंसकारी से, विध्वंसकारी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए आपका सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।